ऑल राइट, हे गाइस, व्हाट्सअप। ये वीडियो है टेस्ट सीरीज़ के आपके जो भी मिस्टेक्स होते हैं उन्हें आप रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। टेस्ट सीरीज़ में दो तरीके के मिस्टेक्स हो सकते हैं। पहले तरीके का मिस्टेक ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया था, मतलब आपको अप्रोच ही नहीं पता थी कि इस क्वेश्चन को कैसे लगानी है सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो इसे आप एक तो आपके कॉन्सेप्ट मेन नोट्स में होगा तो वहाँ से सीख लो, या फिर आपको कॉन्सेप्ट एनपीटीईएल के वीडियोस या फिर रेफरेंस बुक देखकर सीखनी होगा, या फिर किसी भी क्लासेस की मदद लेनी होगी। तीनों तरीके के जो भी आपको हेल्प लेनी है आप ले सकते हो वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे काइंड ऑफ मिस्टेक कि क्वेश्चन समझ में तो आया था, या फिर क्वेश्चन लगा तो था एग्ज़ाम में कि ये मुझे समझ में आया है, पर सॉल्यूशन देखकर पता चला कि मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, वे मेरा आंसर रॉन्ग है। पर सॉल्यूशन देखकर मुझे ऐसा भी फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन मुझसे बनना चाहिए था। इस काइंड ऑफ मिस्टेक को मैं बोलता हूँ केयरलेसनेस वाली मिस्टेक। मैं इसे सिली मिस्टेक का नाम दे ही नहीं सकता। सिली मिस्टेक्स नाम के मिस्टेक्स मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। केयरलेसनेस होता है जिस वजह से आपकी मिस्टेक हुई है कि आपको सॉल्यूशन देखकर लग रहा है कि ये मिस्टेक मुझे समझ में आनी चाहिए था एग्ज़ाम में, ताकि ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग ना होता। मैं इसे केयरलेसनेस नाम देने का मेरा एक ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आपका ईगो हर्ट हो। और जो लोगों का भी ईगो हर्ट होता है किसी भी रीज़न के कारण, वो रीज़न हम कभी भी भूलते नहीं हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को सिली मत लेना। हर चीज़ जो भी आपके लाइफ में होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की मिस्टेक हो, उसे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लो। जैसे ही आपने उसे सिली नाम दिया वैसे ही आप उसे रिपीट करने के लिए सोचोगे नहीं, क्योंकि आप उसे मामूली मिस्टेक समझ रहे हो ना। सिली मिस्टेक है, उसे तो रिपीट हो जाएगा तो भी चल जाएगा। तो सिली मिस्टेक्स रिपीट हो गई हो गए क्योंकि वो सिली है। जो सीरियस मिस्टेक्स होते हैं जो आपको ईगो को हर्ट करते हैं, वो मिस्टेक्स सिर्फ रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि वो हम सुधारने के लिए अपना एफर्ट्स डालेंगे। तो क्या एफर्ट्स डालना है सबसे पहले वो बात करते हैं। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, बिना क्वेश्चन समझे मैं जो भी आंसर निकालूंगा, हो सकता है इस टेस्ट सीरीज में मेरा लक बाय चांस करेक्ट आ जाए, पर एक्चुअल गेट एग्ज़ाम में अगर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो जो भी मैं आंसर निकालूंगा वो आंसर रॉन्ग होगा। उस वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, और जिस वजह से मुझे रैंक जो मिलना चाहिए था वो कोई और पीछे वाला इंसान आपकी जगह लेकर जाएगा और किसी दूसरे का सपना आप पूरा करोगे। तो हमेशा याद रखो, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में जो भी कहानी दी गई होती है उसे समझना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। उसके बाद काम आता है आंसर फाइंड करने का। काफ़ी लोगों को लगता है कि आंसर फाइंड करना है मुझे 3 मिनट में। ऐसा नहीं है मेरे भाई। आपको फाइंड करना है क्वेश्चन की कहानी क्या है। क्वेश्चन की कहानी समझे बिना आप जो भी आंसर फाइंड करोगे वो रॉन्ग ही होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। गेट एग्जाम का फुल फॉर्म मेरे हिसाब से होनी चाहिए गेट द करेक्ट आंसर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी आप अप्रोच लगाते हो ना, वही आपकी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपको बार बार खुद को रेक्टिफाई नहीं करना है एग्जाम के ड्यूरेशन में बैठ के कि ये अप्रोच से करना है, कि ये अप्रोच से करना है, फिर ये अप्रोच से करना है। बार बार क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं है आधा अधूरा। एक ही बार पढ़ना है क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में बहुत ही अच्छे से, और जो भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद जो भी आप अप्रोच लगाओगे वो करेक्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ के ही लेना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। माना मैंने कि मॉक टेस्ट फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 में सॉल्व होती है, मतलब जो भी क्वेश्चन आसानी से समझ गए वो सबसे पहले सॉल्व कर देंगे। जो थोड़े कम कॉन्फिडेंस वाले हैं वो हम सेकेंड फेज़ में सॉल्व करेंगे, और जो उसमें बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है वो हम थर्ड फेज़ में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कुछ सम हमसे सॉल्व हो जाए। एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड से या फिर कुछ भी जुगाड़ करके हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अभी हम स्कोर कर सके। वो मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। जब भी आप किसी भी फेज़ में क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे, चाहे वो फेज़ 1 हो, चाहे वो फेज़ 2 हो, चाहे वो फेज़ 3 हो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ पे होता है क्वेश्चन को समझना। वहाँ पे जो भी गिवन डेटा है उसे अच्छे से अपने कॉपी में लिखना। टू फाइंड हो सकता है मत लिखो, पर जो भी गिवन डेटा होता है ना उसे अपने पेज में लिखा करो। उसका मैं आपको एक मेजर इंपॉर्टेंट रीज़न देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि गिवन डेटा लिखने की आदत नहीं थी, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में याद आया कि अरे मुझे गिवन डेटा चाहिए था, पर एग्ज़ाम के प्रेशर के वजह से
क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा लिखा हुआ भी होता है ना, वो इन्हें दिखाई नहीं देता। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर तभी हमने अपने कॉपी में अपने गिवन डेटा लिख लिया ना, तो वापस से क्वेश्चन पढ़ते हुए आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि वापस से क्वेश्चन की तरफ देखना काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि एक्चुअली टाइम वेस्ट है। तो जब भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वेश्चन पढ़ोगे, उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ो, जहाँ वहाँ पे जो भी गिवन डेटा होगा उसे अपने कॉपी में लिख के रखो, और बाद में फर्स्ट अप्रोच लगाओ करेक्ट, तो आपका वैसे ही टाइम बच चुका है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मुझे गिवन डेटा नहीं लिखना है, टू फाइंड नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, गिवन डेटा नहीं लिखना है, डायरेक्टली आंसर सॉल्व करने के लिए लेना है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का हर एक डायग्राम बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गिवन डेटा लिखने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो मिल नहीं पाता यार। क्योंकि एग्जाम के ड्यूरेशन में जब भी हम सॉल्यूशन फाइंड करते करते अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई ना, तो वो क्वेश्चन में देखेंगे हम, फिर भी हमें दिखाई नहीं देता वो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ों को अपने माइंड में रखा करो और इम्प्लीमेंट करने की आदत डालो। जैसे ही आप अपने फर्स्ट अप्रोच करेक्ट लगाओगे, आपको बार बार क्वेश्चन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बार बार अप्रोच चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा बचा लिया है। तो इस तरीके से आप टाइम भी बचा सकते हो और मिस्टेक्स होने से भी खुद को रोक सकते हो। ये हो गया केयरलेसनेस वाले मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। अब बात करते हैं जो भी वो यूनिट्स वाले मिस्टेक्स होते हैं ना, उससे कैसे अवॉइड करना है। मेरा मानना ये है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उस फॉर्मूला में जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू तो पुट करना ही है, पर वो फॉर्मूला यूनिट्स के लिए भी सॉल्व करना है। मतलब V/R, मतलब करंट का इक्वेशन क्या होता है, V/R। तो वोल्टेज का यूनिट लिखूंगा, करंट का यूनिट नीचे लिखूंगा, और उनका भी मैं अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन करूंगा, ताकि मुझे पता तो चले जो मैं फाइनल आंसर निकाल रहा हूँ वो किस यूनिट में निकाल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यूनिट वाले भी मिस्टेक करते हैं। तो ये सारे मिस्टेक्स आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। अगर आपके और भी कुछ अलग तरीके के मिस्टेक्स हो रहे हैं तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मुझे अभी ऐसे गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, रिवीजन मेथड्स, ऐसी सारी चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाना है। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, चाहे व्यूज़ आए ना आए मुझे कोई परवाह नहीं है। अभी मैं नंबर्स वाले गेम से ऊपर आ चुका हूँ, ठीक है। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ, मैं सस्टेन कर सकता हूँ अगर मेरे वीडियोस पे नंबर्स नहीं आए तो भी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ।